हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मतलब कि एक तरीके का रिवीजन टेस्ट पेपर हम जो है लगा रहे थे। तो यहाँ पे जो है सेक्शन ए को डिस्कस कर लिया था हमने, तो सेक्शन बी में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सेक्शन बी को स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला है रमन हैज़ रिटन अ कोड टू फाइंड इट्स सम of digits of a given numbers passed as a parameter to a function some digits, his code having errors। तो देखिए सिंपली इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे जो रमन है उसने एक कोड लिखा है जो क्या कर रहा है, सम को फाइंड कर रहा है। मतलब कि एक फंक्शन लिखा हुआ है सम डिजिट के नाम से, तो वहाँ पे जो भी नंबर्स दिए जा रहे हैं उनका सम करके ये रिटर्न कर रहा है। तो इस काम को करने के लिए कोड दिया गया है यहाँ पे, लेकिन इस कोड में कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसको आपको करेक्ट करके जो है लिखना है। और यहाँ पे बोला गया है जहाँ पे भी आप करेक्शन करेंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, जहाँ भी कोड दे रखा होगा उस कोड में कुछ मिस्टेक्स होंगी और जो कि आपको सही करनी होंगी। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कोड की। मैंने नीचे देखिए करेक्ट कोड लिख रखा है। तो देखिए मिस्टेक कहाँ कहाँ पे है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मिस्टेक देखिए यहाँ पे है इंट एक्स जो लिखा है मैंने। यहाँ पे मिस्टेक क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है डी इक्वल डी प्लस एक्स, और देखिए x जो है x में कैसी वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो d है, d के अंदर कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू में जो हम स्ट्रिंग वैल्यू को जो है प्लस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको सही करना होगा, यहाँ पे जो है इंट एक्स करना होगा जिससे कि जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सके। तो ये काम करना है। इसके अलावा जो रिटर्न डी लिखा हुआ है ये जो यहाँ पे ब्लॉक में आएगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर ही आएगा। तो ये भी जो है यहाँ पे मिस्टेक है। तो देखा जाए यहाँ पे तो दो ही मिस्टेक हैं, यही दो मिस्टेक थी इसमें। आपको जो है बहुत सारी मिस्टेक देखने को मिल सकती हैं। बेसिकली जो कोड है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है जिससे कि जो मिस्टेक है वो आप फाइंड आउट कर पाए। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या एरर्स थे। तो इस तरीके से दो एरर थे। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं देखिए यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ किस तरीके से कोड वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एन नाम से एक वेरिएबल है और इसमें जो है यहाँ पे एक नंबर एंटर करवाया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एस के नाम से वेरिएबल दे रखा है और इसके अंदर जो फंक्शन है उसकी कॉलिंग हो रही है और यहाँ पे एन पास किया गया है, मतलब कि एक आर्गुमेंट पास किया गया है। तो एक आर्गुमेंट पास किया गया है जो कि है एन। तो एन के पास में जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे इस वाले एन में चली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 10 एंटर करा तो 10 कहाँ पे चला जाएगा, इस एन के पास चला जाएगा। और जब फंक्शन की डेफिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पे इस वाले एन के पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू 10, मतलब कि एन इक्वल हो जाएगा 10। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है डी के नाम से जिसकी वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे बोला गया है फॉर एक्स इन str n। तो n की वैल्यू क्या है 10, तो str में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। मतलब कि ये जो है आपका इस तरीके से हो जाएगा स्ट्रिंग में 10। और जब ये स्ट्रिंग बन गया है तो क्या होगा, इसका एक एक करेक्टर कहा जाएगा x के पास में। पहले आएगा 1 फिर आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए x के पास में पहले 1 आ गया। 1 कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग को हम क्या नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते किसमें, डी में, क्योंकि डी क्या है, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का क्या है, 0 यहाँ पे। तो इस 0 में जो हम प्लस नहीं कर सकते 1 को, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना होगा, मैं x को भी इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि वो प्लस हो सके 0 में। तो इसलिए यहाँ पे इंट फंक्शन को लगाया गया है। ये जो फंक्शन लगाया है इसीलिए लगाया है। और उसके बाद में इस डी के रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा हमें। तो रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट आपका बॉडी में नहीं था, ये बस बॉडी में आ जाएगा। बाकी सारा काम आपका ऐसा ही रहेगा। तो जो रिजल्ट होगा रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, एस के पास आ जाएगा और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, बस इसमें दो ही एरर थे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड राउटर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में चॉइस है जहां पे बोला गया है राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दो डिफरेंस की अगर हम बात करें स्विच और राउटर में, तो स्विच की देखिए अगर हम बात करें, स्विच का मेन काम क्या होता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का एक नेटवर्क में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इतना सारा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद करना है। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो स्विच होता है उसका काम क्या होता है, एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब कि एक तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि जो नेटवर्क में कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो पाए। और राउटर की अगर हम बात करें तो ये कनेक्ट करता है, ये नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज होता है। और दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें, स्विच जो है जो डेटा फॉरवर्ड करते हैं वो बेस्ड होता है मैक एड्रेस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया स्विच का काम होता है डेटा को फॉरवर्ड करने का। लेकिन यहाँ पे अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर जो है वो आपका आईपी एड्रेस पे बेस क्या करता है, डेटा को फॉरवर्ड करता है। और जो पाथ होता है कि कौन से पाथ से डेटा जाना है उसको भी ये डिटरमाइन करता है। तो यही दोनों डिफरेंस है आपके किसमें, स्विच और राउटर में। मुझे लग रहा है आप
लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर में डिफरेंस पूछा गया था। तो वेब सर्वर है क्या? देखिए, वेब सर्वर एक तरीके का सर्वर होता है जो क्या स्टोर करता है सारा का सारा किसी भी वेबसाइट का कंटेंट जो है स्टोर करके रखता है अपने पास में। और जो वेब ब्राउजर क्या है, वो क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन है जो कि वेब सर्वर के कंटेंट को जो है एक्सेस करता है और हमें डिस्प्ले कराता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं वेब ब्राउजर क्या है, एक तरीके का क्लाइंट है जो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और वहाँ से डेटा लेके हमें डिस्प्ले कराता है। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वेब सर्वर में क्या होता है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है जो कि हैंडल करता है जो प्रोसेसेस होती हैं, जो रिक्वेस्ट होती हैं जो वेब सर्वर के पास आती हैं, उनको जो है हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है। और जबकि वेब ब्राउजर की हम बात करें तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पास में ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि वेब कॉन्टेंट को डिस्प्ले आपको करा सकता है। तो मेनली यही डिफरेंस होता है वेब सर्वर और वेब ब्राउजर में। बाकी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दे रखा है और यहाँ पे आपसे बोला गया है गिवन इज अ पाइथन लिस्ट डिक्लेरेशन, मतलब कि यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो ये जो है लिस्ट है, इसके बाद में यहाँ पे जो है इस तरीके से प्रिंट कराया गया है। फिर देखिए इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कराया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे आउटपुट पूछा गया है कि इस लिस्ट का आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे देखिए लिखना रह गया है कि आउटपुट आपको बताना है, लेकिन आपको बताना यहाँ पे आउटपुट ही है। और इसी तरीके से यहाँ पे वी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक तरीके से डिक्शनरी दे रखी है और यहाँ पे भी आपसे आउटपुट पूछा गया है कि यहाँ पे इस तरीके से जब ये प्रिंट करेंगे इस डिक्शनरी को तो आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को दिख गए होंगे, देखिए इस तरीके से आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये आंसर किस तरीके से आ रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इस लिस्ट की। तो इस लिस्ट को देखिए यहाँ पे प्रिंट करा जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस लिस्ट को जो है 2 की स्टेपिंग के साथ में प्रिंट करा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग बताई नहीं गई कहाँ से स्टार्ट होगी। तो जब हम स्टार्टिंग नहीं बताते हैं तो हमारी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, मतलब कि लिस्ट की बिगिनिंग से ही स्टार्टिंग होगी। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए एंडिंग भी नहीं बताई गई है, क्योंकि जो यहाँ पे पहला कॉलम लगा हुआ है तो इससे पहले जो होती है वो स्टार्टिंग लिमिट होती है और इसके बाद में जो होती है वो यहाँ पे एंडिंग लिमिट होती है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट नहीं दे रखी है, इसका मतलब पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे स्लाइस होगी। बेसिकली यहाँ पे लिस्ट को स्लाइस करा जा रहा है और उसके बाद में कॉलम लगा के यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। तो 2 की स्टेपिंग होगी, मतलब कि लिस्ट का हर सेकंड एलिमेंट जो है डिस्प्ले होगा। तो किस तरीके से होगा, पहले 10 आएगा, इसके बाद में सेकंड एलिमेंट क्या है 30, फिर इसके बाद में जो है आपका आ जाएगा 50 और इसके बाद में आ जाएगा 70। फिर यहाँ पे देखिए कोई और एलिमेंट है नहीं तो वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये आउटपुट आ गया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये स्टेपिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लिस्ट है या स्ट्रिंग का उसकी स्लाइसिंग कैसे करते हैं, उसकी स्टेपिंग कैसे करते हैं। ये लिस्ट वाले और स्ट्रिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको समझा रखा है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो उस चैप्टर से क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं बी वाले की। तो बी वाले में देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स के नाम से क्या है, एक डिक्शनरी है और यहाँ पे बोला जा रहा है पॉप 4, मतलब कि यहाँ पे जो है जो 4 के नाम से यहाँ पे की है उसको पॉप किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिक्शनरी के बारे में आपको पता ही होगा कि डिक्शनरी में जो कॉलम से पहले वाला पार्ट होता है वो की होती है और उसके बाद वाली जो पार्ट होता है वो वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 की है, इसके अलावा ये 2 की है, इसके अलावा ये 3 की है, इसके अलावा जो 4 है वो की है और जो 5 है वो की है। तो 4 वाली की को जो है यहाँ पे पॉप किया जा रहा है। और पॉप मेथड में क्या होता है, जो भी चीज़ आप पॉप करते हैं वो क्या होती है, आपकी डिस्प्ले होती है। मतलब कि जो पॉप करता है उसको ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, उसकी वैल्यू, मतलब जिस की को पॉप किया गया है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आउटपुट आ रहा है वो आपका 16 आ रहा है, क्योंकि जो 4 वाली की है उसकी वैल्यू 16 है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको प्रिंट में डाला गया है, तो इसलिए जो वैल्यू पॉप हुई है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराया गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्राइमरी की इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो प्राइमरी की के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। देखिए यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया है प्राइमरी की के बारे में डिटेल में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ जिससे कि जो है आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की एक ऐसी यूनिक की होती है जो कि आपके टेबल की जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज होती है। बस ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मान लीजिए स्टूडेंट के नाम से एक टेबल है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा होगा। तो इस तरीके से आप जो है आईडी दे सकते हैं जिससे कि हर एक स्टूडेंट को जो है आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब कि जो है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आप चाहो तो यहाँ पे एग्जाम्पल में एक टेबल भी बना के दिखा सकते हो। एक टेबल बना दिया आपने और उसमें एक कॉलम ऐसा रख लिया जहाँ पे कि यूनिक वैल्यूज़ हो, तो उस कॉलम को बता सकते हैं कि इस टेबल का ये जो कॉलम है वो क्या है, एक प्राइमरी की है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं।
तो बेसिकली प्राइमरी की काम यही होता है, जो रिकॉर्ड होते हैं एक टेबल के उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछी गई है आपसे फुल फॉर्म, मतलब कि POP3 और TCP की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो POP की आपको पता ही होगी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, और 3 का मतलब होता है वर्जन 3। इसके अलावा TCP की अगर हम बात करें तो TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो फुल फॉर्म हो गई। इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है BOIP का यूज़ क्या होता है, मतलब कि जो BOIP प्रोटोकॉल होता है उसका यूज़ क्या होता है। तो BOIP की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, आपको हेल्प करता है इंटरनेट पे वॉइस को ट्रांसमिट करने पे। मतलब कि इंटरनेट पे अगर आपको वॉइस ट्रांसमिट करनी है तो उस केस में जो है आपका BOIP प्रोटोकॉल का यूज़ होगा। तो जब भी आप ऑडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं इंटरनेट के हेल्प से, तो वहाँ पे यूज़ में आ जाता है आपका BOIP प्रोटोकॉल। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इस कोड का आउटपुट। तो चलिए आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फन के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर x के नाम से एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग में जो है आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो सीधे फंक्शन की कॉलिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब प्रिंट करा जा रहा है तो इसके अंदर फंक्शन को कॉल किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फन के नाम से फंक्शन को कॉल किया गया है, और इसके अंदर आर्गुमेंट डाला गया है जी के नाम से, और जी के नाम से है क्या, एक लिस्ट है। तो ये लिस्ट कहाँ चली जाएगी, इस x के पास चली जाएगी। तो x के पास एक लिस्ट आ गई है पूरी, जिसमें क्या है 10, 11, 12 है। और इसके बाद में बोला गया है कि x के 0 इंडेक्स पे क्या कर दो, 5 कर दो। मतलब कि जहाँ पे 10 है, 10 क्या है 0 इंडेक्स पे, तो 10 की जगह पे 5 हो जाएगा। मतलब कि लिस्ट क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पर जाएगा 5, फिर आ जाएगा 11, और फिर आ जाएगा 12। ये चेंजेस जो है वो लिस्ट में हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी, और उसके बाद में x को रिटर्न कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि ये लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद में देखिए फिर जी को प्रिंट करा गया है, मतलब जो लिस्ट है इसको प्रिंट करा जा रहा है। तो लिस्ट के अंदर वैल्यू आपकी क्या हो गई है, 5, 11, 12 हो गई है। तो दोबारा से एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ आएगा 5, 11 और 12। तो इस तरीके से लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी 2 बार। मतलब कि एक बार तो कॉलिंग की वजह से आ रहा है, और दूसरी बार जो है यहाँ पे जी को प्रिंट करा है उसकी वजह से लिस्ट आ रही है। क्योंकि लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो गया है तो पुरानी वैल्यू नहीं आएगी, न्यू वैल्यू यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी थी, तो चॉइस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कोड दे रखा है, और इसका भी आउटपुट पूछा गया है। हालांकि आप लोग यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि आउटपुट आएगा, लेकिन ये आउटपुट किस तरीके से आएगा उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट दे रखी है टेस्ट लिस्ट के नाम से। इसके बाद में टेस्ट टप के नाम से क्या है, एक टपल दे रखा है। देखिए यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस है, तो ये क्या है, टपल है। इसके बाद में यहाँ रैस के नाम से वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर देखिए क्या करा है, टपल फंक्शन लगाया है, और टपल फंक्शन के अंदर लिस्ट फंक्शन लगाया है, और लिस्ट फंक्शन के अंदर क्या करा है, टेस्ट टप को डाला है, मतलब कि इसको डाला है तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए टेस्ट लिस्ट को भी डाला है, तो ये दोनों लिस्ट जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस का साइन लगा हुआ है। तो दोनों ही लिस्ट ज्वाइन हो जाएंगी, मतलब कि जो वैल्यू होंगी वो दोनों की ज्वाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा पहले 9 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले लिस्ट ये वाली है, मतलब कि ये वाली लिस्ट आएगी। तो 9, 10, फिर आ जाएगा आपका 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7। ये लिस्ट बन जाएगी, और इस लिस्ट को जो है देखिए टपल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये जो फाइनल लिस्ट बनेगी ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो टपल टाइप का देखने को मिलेगा, क्योंकि लिस्ट के ऊपर जो है टपल फंक्शन को लगाया गया है। तो फाइनल आउटपुट आपको जो है वो टपल टाइप का ही देखने को मिलेगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे str भी लगाया गया है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि जो फाइनल आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा। स्ट्रिंग टाइप का नहीं आएगा, यहाँ पे जैसा का जैसा टपल है वो वैसा ही आपका प्रिंट हो जाएगा। इस चीज़ से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो इस तरीके से जो है आपका आउटपुट आ जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैर एंड वेर कैर इन एसक्यूएल विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। और इसके अलावा यहाँ पर चॉइस भी है क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। तो ये तो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कैर और वेर कैर की, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ भी चुका है। तो कैर की अगर हम बात करें तो कैर जो है वो क्या होता है, एक ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पे कि जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है। मतलब कि अगर आपने जो है 10 करेक्टर डिफाइन कर दिया है तो 10 करेक्टर का ही स्पेस जो है मेमोरी में यूज़ वहाँ पे होगा। और वेर कैर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लेंथ होती है डेटा टाइप में वो फिक्स नहीं होती है।
मान लीजिए आपने 10 डिफाइन करा है और आपने जो है 4 करैक्टर वहाँ पे टाइप करे, तो 4 करैक्टर का ही स्पेस आपका मेमोरी में लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो बैरकैर होता है वो एक्चुअल साइज को जो है मेमोरी में कंज्यूम करता है, मतलब कि जो एक्चुअल करैक्टर्स होते हैं उतने ही एक्चुअल मेमोरी लेता है। लेकिन कैर में ऐसा नहीं होता है, जितने आपने डिफाइन कर दिए उतना ही स्पेस वो मेमोरी में लेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है कैर और बैरकैर में। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कैर डेटा टाइप को हम वहाँ पे चूज करते हैं जहाँ पे कि हमें चाहिए होती है फिक्स लेंथ स्ट्रिंग की, और वैरकैर को जो हम वहाँ पे चूज करते हैं जहाँ पे कि हम चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि यहाँ पे जो हमने डिफाइन तो 10 कर दिया, मतलब कि कोई फिक्स लेंथ जो है डिफाइन कर दी, लेकिन वहाँ पे हम चाहते हैं कि जब एक्चुअल एंटर किए जाए तो एक्चुअल जो स्पेस है वही मेमोरी में कंज्यूम हो। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बैरकैर को यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आपका कैर और बैरकैर में। ये जो है मैंने आपको एसक्यूएल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करा हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोगों को पता होगा। बात कर लेते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर शायद लिखने से रह गया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं इनको जो है मल्टीपल रो फंक्शन भी बोला जाता है। मतलब कि एग्रीगेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है जो कि मल्टीपल रोज पे जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे काउंट हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, जिसको शॉर्ट में एबीजी लिखा जाता है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो आप मैक्स और एबीजी फंक्शन लिख सकते हैं, कोई भी दो फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एग्रीगेट फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं। ऐसे फंक्शन जो मल्टीपल रो पे इंप्लीमेंट होते हैं उनको एग्रीगेट फंक्शन बोला जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें देखिए यहाँ पे टेबल दे रखी है, और इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी लगी हुई है। मतलब कि दो टेबल हैं, यूनिफॉर्म के नाम से है, कॉस्ट के नाम से है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू ज्वाइन कॉस्ट सी ऑन यू डॉट यू कोड इक्वल सी डॉट यू कोड। मतलब कि यहाँ पे जो एक तरीके से दोनों टेबल को ज्वाइन किया जा रहा है। तो ज्वाइन करने के बाद में इस टेबल का आउटपुट क्या आएगा, देखिए इस तरीके से जो है आपकी टेबल ज्वाइन हो जाएंगी, और यहाँ पे जो डुप्लीकेट कॉलम होगा वो भी डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्वाइन क्लॉज का यूज़ किया गया है। तो ज्वाइन क्लॉज का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से जो है सारे के सारे जो कॉलम्स होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। मतलब कि कह सकते हैं दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यू कलर तक है, और इसके बाद में जो यू कोड है वो आपका नीचे देखिए आ गया है। मतलब कि यहाँ तक एक टेबल है और इसके बाद में दूसरी टेबल इस तरीके से आ रही है। तो ये एक तरीके से दोनों टेबल जो है वो ज्वाइन हो गई हैं। तो ज्वाइन क्लॉज का यूज़ किया जाता है, तो इस तरीके से दोनों टेबल जो है ज्वाइन हो जाती हैं। अगर यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन होता तो जो डुप्लीकेट कॉलम है वो आपका डिस्प्ले नहीं होता। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 1 to 4 क्वेरी दे रखी है एक टेबल पे बेस्ड, जो कि है टेबल का नाम प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको जो है इन क्वेरीज का जो है आउटपुट लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट के नाम से टेबल है और इस पे बेस ये क्वेरी दे रखी है। तो क्वेरी 1 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट पी नेम कॉमा एबीजी, मतलब कि यहाँ पे एवरेज फंक्शन लगा हुआ है और उसके अंदर पड़ा हुआ है यू प्राइस, मतलब कि ये वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे डाल दिया है। फिर बोला है फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय पी नेम, मतलब कि जो पी नेम है इससे ग्रुप होकर डिस्प्ले हो जाए। तो क्या क्या आएगा आउटपुट में, देखिए आपका पी नेम आएगा और इसके अलावा जो है एवरेज प्राइस आएगा, और यहाँ पे ग्रुप होके जो है डिस्प्ले ये हो जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, पी नेम के अकॉर्डिंग। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। तो आउटपुट में आएगा वॉशिंग पाउडर और इसका प्राइस 120 आ जाएगा, क्योंकि देखिए वॉशिंग पाउडर एक ही बार है तो ये जो है 120 ही डिस्प्ले होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टूथपेस्ट की तो ये 2 बार है, तो दोनों की जो वैल्यू है मतलब कि यू प्राइस जो है वो प्लस हो जाएंगे और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो एवरेज बनेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में इसी तरीके से सोप 2 बार है तो यहाँ पे सिंगल टाइम डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रुप बनेगा और दोनों जो यू प्राइस है वो प्लस होकर इनका एवरेज निकल जाएगा, तो जो एवरेज बनेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। और शैम्पू जो है वो एक बार आएगा और उसका जो है प्राइस इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए वॉशिंग पाउडर 120 था तो 120 आ रहा है, और ये जो पॉइंट के बाद में वैल्यू है इस तरीके से डिस्प्ले करा रहा है, क्योंकि एबीजी फंक्शन लगा हुआ है तो इस तरीके से जो है पूरी एक्चुअल वैल्यू आ रही है। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए दोनों को प्लस करके उसका जो एवरेज बन रहा था वो निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से सोप का जो है एवरेज डिस्प्ले हो रहा है, और देखिए यहाँ पे टूथपेस्ट भी एक बार आ रहा है और सोप भी एक बार आया, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए बोला गया था। और शैम्पू जो है वो एक ही बार था तो उसका जो अमाउंट था वो अमाउंट इस तरीके से आ गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेरी की। तो नेक्स्ट क्वेरी में बोला है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट वाली टेबल है इससे जो है आपको डिस्टिंक्ट वाले मैन्युफैक्चरर लेने हैं।
तो बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इस कॉलम से सिर्फ आउटपुट आएंगे। और क्या क्या आउटपुट आएगा देखिए, डिस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो सर्फ आएगा, इसके अलावा कोलगेट आएगा, लक्स आएगा, पेप्सोडेंट आएगा और डब आएगा। मतलब कि डब 2 बार नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम आएगा। तो इस तरीके से ये 5 जो है वो आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि मैन्युफैक्चरर लिख के आ जाएगा और ये 5 जो है वो आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 5 जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जो डब है वो सिंगल टाइम आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब कि थर्ड वाली क्वेरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम, मतलब कि डिस्टिंक्ट पी नेम को जो है काउंट करना है। कौन सी टेबल से? प्रोडक्ट वाली टेबल से। तो पी नेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पी नेम है, और काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्ट वाले काउंट करेगा। तो वॉशिंग पाउडर 1 हो गया, टूथपेस्ट 2 और सोप 3। इसके बाद में टूथपेस्ट रिपीट हो रहा है तो दोबारा से काउंट नहीं करेगा, सोप रिपीट हो रहा है दोबारा से काउंट नहीं करेगा, और जो शैम्पू है वो आपका सिंगल टाइम है तो इसको काउंट करेगा। तो टोटल आ जाएगा 4। तो आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा काउंट 4। यहाँ पे देखिए मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम और 4 यहाँ पे लिख के आ गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की, जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट पी नेम कॉमा मैक्स प्राइस कॉमा मिन यू प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय पी नेम। मतलब कि आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा पी नेम, इसके अलावा मैक्सिमम यू प्राइस देखने को मिलेगा, मिनिमम यू प्राइस देखने को मिलेगा, और ग्रुप बन के आएगा किसके अकॉर्डिंग? पी नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आउटपुट क्या आएगा देखिए, बात कर लेते हैं। पी नेम की अगर हम बात करें तो पी नेम क्या है यहाँ पे? वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर का जो मैक्सिमम प्राइस है वो क्या है? 120 है, तो 120 ही लिख के आएगा, और इसका मिनिमम प्राइस भी कोई नहीं है तो यहाँ पे 120 ही मिनिमम प्राइस में भी डिस्प्ले होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट देखिए 2 बार दे रखा है, तो मिनिमम प्राइस में जो आएगा 54 और मैक्सिमम प्राइस में आएगा 65। इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि टूथपेस्ट जो है वो आपको एक ही बार देखने को मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस दोनों अलग अलग देखने को आपको मिलेंगे। इसी तरीके से सोप की अगर हम बात करें तो सोप में मिनिमम प्राइस जो है 25 आएगा और मैक्सिमम प्राइस जो है वो 38 आ जाएगा, और सोप जो है सिंगल टाइम ही लिख के आएगा। यहाँ पे शैम्पू की अगर हम बात करें तो शैम्पू भी सिंगल टाइम लिख के आएगा, और इसका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस जो है वो आपका 245 ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कोई भी नहीं है। आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा। वॉशिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो देखिए मैक्स प्राइस आ रहा है 120 और मिन प्राइस भी आ रहा है 120। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए मैक्स प्राइस आ रहा है 65 और मिन प्राइस आ रहा है 54। ऐसी सोप की अगर हम बात करें तो इसका देखिए मैक्स प्राइस आ रहा है 38 और मिन प्राइस आ रहा है 25। और शैम्पू की अगर हम बात करें तो दोनों जगह प्राइस आपको देखने को सेम मिल जाएगा, क्योंकि सिंगल टाइम ही वहाँ पे दे रखा था। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो भी चीज़ सेलेक्ट के बाद दे रखी होती है मतलब वो सारी चीज़ें आउटपुट में आएंगी। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट में बोल रखा है पी नेम, मैक्स प्राइस, मिन प्राइस, तो ये 3 चीज़ें आउटपुट में आपको देखने को मिलेंगी। जो भी चीज़ें सेलेक्ट के बाद में होती हैं वो सारी चीज़ें आउटपुट में आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जो आपको क्वेरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब जिनमें कि आपको प्रोग्राम लिखना होता है, तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको जो प्रोग्राम आते हैं बनाने के लिए वो आपको किस तरीके से लिखने हैं। तो जो है उसके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कि एक जो क्वेश्चन होगा ये वाला, इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। जो भी प्रोग्राम लिखने के लिए क्वेश्चन आते हैं 1-2 क्वेश्चन जो है मैं वहाँ पे सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए, और जो क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं उनको जो है मैं अलग अलग वीडियो में डिटेल के साथ में बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन के लिए जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। एक तो जो प्रोग्राम लिखने के लिए आते हैं वो किस तरीके से लिखें, इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है, और दूसरा जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं कि आउटपुट किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए जो है मैं 2 सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे कि मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अलग से जो है वीडियो आपकी 2 आएंगी, जिनमें कि जो है आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आउटपुट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और किस तरीके जो प्रोग्राम लिखने के लिए आते हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।